अरसा गुजरा किसी मुल्क में एक निहायत खूबसूरत मलिका रहा करती थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह और आंखें चमकदार, लेकिन उसकी तमाम खूबसूरती उसके जर्दी माइल बालों में थी। ये बाल इतने लंबे थे कि मलिका के पांव को छूते थे। बादशाह को मल्लिका के बालों से बहुत मोहब्बत थी। उसके लिए जवाहरात और किस्म किस्म के फूल रोजाना भेजा करता था, ताकि उसकी मलिका उनको अपने बालों में पिरोए महल के छोटे बड़े सब मलिका के बालों की तारीफ करते थे और ये कहते थे कि अगर इन बालों को खुदा ना खस्ता कोई सदमा पहुंचेगा तो बड़ा ही गजब हो जाएगा। एक दिन सुबह मल्लिका महल की खिड़की के पास बैठी कुछ काम कर रही थी कि उसको एक बड़ा हरा परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। ये परिंदा बड़ा बदसूरत था। सब्ज परिंदा कुछ देर तो खिड़की के करीब उड़ता रहा और फिर सामने वाले पेड़ पर बैठकर मल्लिका को घूरने लगा। मल्लिका ने उसकी तरफ से नजर हटाई ही थी कि वो फौरन बोल उठा। परिंदा कहने लगा, सलाम मल्लिका, तुम्हारे बाल तो बड़े लंबे हैं। मल्लिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और दिल में ख्याल करने लगी, हो एक परिंदा भी मेरे बालों की तारीफ कर रहा है। मल्लिका ने कहा, हाँ, दुनिया में किसी औरत के भी मेरे जितने लंबे बाल नहीं हैं। परिंदा बोला, फिर तो जरा से बाल मुझे भी दे दो। मेरे घोंसले में कोई नरम चीज नहीं है, तुम्हारे थोड़े से बालों से मेरा काम चल जाएगा। मल्लिक उससे और हैरत से कहने लगी, मेरे बाल बड़े खूबसूरत हैं, तेरे गंदे घोंसले में रखने के लिए नहीं है। क्या तू नहीं जानता कि मैं मल्लिका हूं और अपने बालों को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा अजीज रखती हूं। परिंदा बोला, मेरा काम तो चल ही जाएगा मल्लिका, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि थोड़े से बोल मुझे दे दो। मल्लिका निहायत गुस्से से चीख कर बोली, नहीं, कभी नहीं। हरे परिंदे ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और धीमी आवाज से गाने लगा, पतझड़ जब आएगी मल्लिका के बाल खाएगी, बरसात पत्ते लाएगी, मल्लिका बाल ना पाएगी। जब ये गीत खत्म हुआ तो परिंदे ने एक जोर की चीख मारी और मल्लिका को हैरान और खौफजदा छोड़कर उड़ गया। गर्मियां खत्म हो गईं और सर्दियां शुरू होने को आईं। हवाओं के झोंके चलने शुरू हुए और पेड़ के कुछ पत्ते झड़कर जमीन पर आ रहे थे। दरख्त के पत्तों के साथ साथ मल्लिका को भी अपने कुछ बालों से हाथ धोना पड़ा। मल्लिका रोते हुए एकदम उठ खड़ी हुई और बादशाह को गुजरा हुआ तमाम वाकया कह सुनाया। बादशाह मल्लिका के इस बहम पर हंसा और कहने लगा, मल्लिका, कैसी बातें करती हो? तुमको एक परिंदा कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? थोड़े से बाल झड़ गए होंगे, कुछ परवाह मत करो और आ जाएंगे। लेकिन बादशाह के इस जवाब से मल्लिका की तसल्ली नहीं हुई। उसी रात मल्लिका की कनीजें उसके बाल को गूंद रही थीं। बहुत से बाल और झड़ गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बहुत से लंबे लंबे सुनहरे बाल बिस्तर पर पड़े हुए मिले। मल्लिका ये देखकर रोने लगी। उसने फौरन एक दाना अक्लमंद आदमी को बुलवाया, जो अपने साथ किस्म किस्म के रंगों की दवाएं मल्लिका के बाल दोबारा उगाने के वास्ते ले आया। लेकिन उनसे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। दुनिया की तमाम दवाएं बेकार साबित हुईं। ये साफ ज्यादा था कि मल्लिका के बाहर निहायत तेजी से झड़ रहे थे। मल्लिका दरख्त के पत्ते झड़ते हुए देखना हरगिज पसंद नहीं करती थी, लेकिन हवा के चलने के साथ साथ पत्तों के झड़ने की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही जाती थी। वो रोते रोते सोचा करती, क्या मेरे बाल इतनी जल्दी गायब हो जाएंगे? एक रात बड़े जोर की आंधी चली। दूसरे दिन सुबह को मल्लिका खिड़की की तरफ दौड़ी और देखा कि दरख्त पर एक पत्ता भी नहीं। फिर वो आईने की तरफ गई और अपने सर को बिल्कुल गंजा पाया। इस मंजर को देखकर मल्लिका ने एक चीख मारी और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी कनीजें मल्लिका को उठाने दौड़ी। बादशाह को जब खबर मिली तो वो भी मल्लिका के हाल पर रोने लगा। शहर के बड़े बड़े अक्लमंद लोग मल्लिका के बाल दोबारा उगाने के लिए जमा हुए। कोई कहता कि फलां तेल इस्तेमाल किया जाए और कोई किस्म किस्म के सफूफ खिलाने को बेहतर समझता। गर्ज जितने मुंह उतनी ही बातें। इन तमाम तजुर्बों के लिए एक अरसा दरकार था। इसलिए मल्लिका ने कह दिया कि जब तक तुम कोई ठीक फैसला नहीं करोगे उस वक्त तक मैं अपने महल में रहूंगी। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मल्लिका बीमार है, लेकिन बीमारी की असल वजह को राज में रखा अक्लमंद लोग किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तरह तरह के तेल और सफूफ इस्तेमाल करने के बाद भी मल्लिका का सर बालों से खाली ही रहा। वो बेचारी गंजी हो गई। ये राज आखिर जाहिर ही करना पड़ा और ऐलान कर दिया गया
कि जब तक मलिका के बाल दोबारा न उग आए लोग काला लिबास इस्तेमाल करेंगे, मातम करेंगे। मलिक का ने अपने गंजे सर को छुपाने के लिए एक छोटी सी काली टोपी पहन ली। अगर टोपी में तादाद कीमती हीरे टांके हुए थे, लेकिन फिर भी वो बालों की निस्बत खूबसूरत नहीं थी। मल्लिका इस टोपी को पहनते वक्त रो दिया करती थी। मल्लिका पर गम के मारे खाना पीना हराम हो गया। थोड़े ही दिनों के बाद बुखार भी आ गया। एक रात मल्लिका ने ख्वाब में एक छोटे से बोने को देखा। बोने का लिबास सब्ज रंग का था। बोना मलिक को देखकर नाचने और गाने लगा। घास न पाओ जहां डाल दो बीज वहां, ये गाते हुए उसने थोड़े से बीज जमीन पर डाल दिए। बीज डालते ही पहले तो एक पौधा फूटा, फिर बढ़ते बढ़ते एक पेड़ बन गया। उस पेड़ में पत्तों की बजाय बालों की कोंपलें थीं, जो बढ़ते बढ़ते जमीन को छूने लगी। मल्लिका की आंख खुल गई। उसके दिल में बालों वाले पेड़ के सिवा और कोई ख्याल नहीं था। दूसरी रात मल्लिका को यह ख्वाब फिर दिखाई दिया। आखिर जब तीसरी रात भी यही ख्वाब नजर आया तो उसने बादशाह को बुलाकर अपना ख्वाब कह सुनाया और कहा, अब तो बालों वाला दरख्त के बीजों के सिवाय और कोई चीज ऐसी नहीं जो मेरे बालों को दोबारा उगा सके। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं कि अपनी तमाम कोशिश उस दरख्त की तलाश करने पर खर्च कर दो और ऐलान करा दो कि जो शख्स उस दरख्त का पता लगा लेगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। ये कहकर मल्लिका अपने बिस्तर पर गिर गई और आंखें बंद कर लीं। बादशाह ने फौरन अपने वजीरों को इकट्ठा किया और उनको मल्लिका की ख्वाब से आगाह किया। शहर में जगह जगह इश्तिहार लगाए गए कि जो कोई बालों वाले दरख्त के कुछ बीज लेकर आएगा या सिर्फ उस पेड़ का पता भी बता देगा, उसको बादशाह की तरफ से आर्ज़-ए-ताइंज़ार इनाम में मिलेगा। अब क्या था, हर शख्स की जुबान पर बालों वाले दरख्त का नाम सुना जाने लगा और हर एक इंसान इतना बड़ा इनाम हासिल करने की कोशिश करने लगा। उस शहर में एक बड़ा दलेर और निडर नौजवान हैदल नामी भी रहा करता था। उसके माँ बाप बहन भाई मर चुके थे और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके पास ले देकर सिर्फ एक कश्ती रह गई थी। जब उसने ये ऐलान सुना तो सोचने लगा, आरायत हजारा में बालों वाले दरख्त को तलाश करके निकालूंगा, चाहे कितनी ही मुसीबत का मुकाबला करना पड़े। हैदल ने बचपन में अपने माँ बाप से सुना था कि शुमाल की तरफ एक ऐसा इलाका है जहां दरिंदे और परिंदे इंसानों की तरह बोलते हैं और फूलों की आंख और हाथ होते हैं। बस उसने थोड़ा सा सामान अपनी कश्ती पर लादा और शुमाल की तरफ बालों वाले दरख्त की तलाश में चल पड़ा। शहर के तकरीबन आधी आबादी उसी दरख्त की तलाश में रवाना हो चुकी थी। कोई शुमाल की तरफ गया, कोई जुनूब की तरफ, कोई मशरिक की सीमत चल पड़ा और किसी ने मगरिब की जानिब कूच किया और लोगों ने उस दरख्त को हर तरफ तलाश करना शुरू कर दिया। कई आदमी जल्द ही वापस आ गए और बहुत से बढ़ते चले गए बालों वाले दरख्त का पता किसी भी इंसान को मालूम नहीं था, लेकिन इनाम हासिल करने का लालच उनको खींचे लिए जाता था। इस तरह कई महीने तक मल्लिका का सर गंजा ही रहा। बादशाह ने तमाम औरतों को हुक्म दे रखा था कि वो अपने बालों को एक छोटी सी काली टोपी पहनकर छुपाने की कोशिश करे, ताकि मल्लिका किसी औरत के बाल देखकर रंजीदा ना हो, उदास ना हो। ये काली टोपी इस कदर बेढंगी होती थी कि तमाम औरतों की सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि बालों वाले पेड़ का किसी तरह जल्द से पता चल जाए। उधर वो नौजवान हैदल शुमाल की तरफ बढ़ता चला गया। कई दिन तक उसको पानी ही पानी नजर आया। आखिर दूर समुद्र में एक वीरान जजीरा दिखाई दिया। उस जजीरा पर सिवाय 3 दरख्त के और कुछ नजर नहीं आता था। उनमें से एक पेड़ की सुर्ख फलियां थीं, दूसरे पेड़ में सुर्ख और सफेद हीरे लटक रहे थे, लेकिन तीसरा पेड़ बड़ा अजीबोगरीब था। ये पेड़ दूर से सोने का बना हुआ मालूम होता था। उसकी छोटी शक्ल में बिल्कुल एक बड़े ढोल की मानिंद थी। हैदल अपनी कश्ती किनारे पर खींच लाया और उन पेड़ों की तरफ चल पड़ा। वहां उसने कुछ सुर्ख फलियां और हीरे इकट्ठे किए। अभी तक वो ढोल वाले दरख्त को बड़े गौर से देख ही रहा था कि एक जोर का धमाका हुआ। ढोल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उसमें से 11 सुनहरी फलियां निकालकर जमीन पर आ गिरी। वो दरख्त उसी वक्त जल कर रखकर ढेर बन गया। वो नौजवान हैदल खौफ के मारे जमीन पर नीचे आ गया। जब खामोशी हो गई तो उठा और डरते डरते उन्हें 11 खूबसूरत सुनहरी फलियों को उठाकर अपने कश्ती की तरफ भागा। नौजवान हैदल उस जीरा से रवाना हुआ तो बहुत सी मछलियां
उसकी कश्ती के करीब आ गईं। उसने उन मछलियों को पकड़ना चाहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस वाकये से हैदल को यकीन हो गया कि वो जरूर उस जगह के करीब पहुंचने वाला है जहां हैवन इंसान की तरह बोलते हैं और फूलों पौधों के हाथ होते हैं। अचानक उसने एक आवाज सुनी। सर उठाया तो एक बड़े सब्ज परिंदे को कश्ती के गिर्द मंडराते हुए पाया। सब्ज परिंदा नीचे उतरा और कश्ती के चसिरे पर बैठकर नौजवान हैदल को घूरने लगा। थोड़ी देर के बाद वो सब्ज परिंदा फलियों की थैली की तरफ देखकर बोला, क्या इसमें फलियां हैं? हैदल ने चंद सुर्ख फलियां बाहर निकालकर कहा। जी हां, सब्ज परिंदा बोला। थैला खोलकर फलियां मेरे सामने रख दो। हैदल को उसी वक्त मल्लिका का किस्सा याद आ गया कि वो एक परिंदे का कहना नहीं मानी और कैसे पशेवान हुई। इसलिए उसने जल्द से जल्द सब्ज परिंदे की हुक्म की तामील की। सब्ज परिंदे ने फलियां खाते हुए कहा, तुम्हारा कहां जाने का इरादा है? उसके जवाब में हैदल ने उसको मल्लिका का तमाम किस्सा शुरू से आखिर तक कह सुनाया। सब्ज परिंदा हंसते हुए बोला, मैं समझ गया, वो मैं ही था। अच्छा, जरा सी फलियां और निकालो। हैदल ने और फलियां देकर बादशाह का हुक्म सुनाया और ये भी बताया कि वो बालों वाले दरख्त की तलाश में घर से निकला है। परिंदा कहने लगा, उस दरख्त को ढूंढने के लिए एक मुद्दत दरकार है। अगर मल्लिका उस दरख्त के बीज को हासिल करने के भरोसे पर ही रही तो शायद तमाम उम्र अपने बाल हासिल नहीं कर सके। अब वो ये सोचती होगी, अफसोस मैं परिंदे की बात क्यों नहीं मानी। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू खत्म होते ही या परिंदे की नजर कश्ती में पड़ी हुई सुनहरी फलियों पर पड़ी। वो चचीक कर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन हैदल ने एकदम उनको उठा लिया। सब्ज परिंदा चीख कर बोला, ये क्या है? जल्दी बता, तू ये कहां से लाया? उस नौजवान ने सुनहरी फलियों को मजबूती के साथ पकड़ा और कहा, ये मैंने ढोल वाले सुनहरे दरख्त से हासिल की है। ये सुनकर सब्ज परिंदे ने हल्की सी आह भरी और सुनहरी फलियों को घूमने लगा। परिंदे ने कहा, गौर से सुन, ये जरबल दरख्त फलियां हैं। 2000 साल का अरसा मैंने सिर्फ इन फलियों के इंतजार में गुजार दिया और अब ये दोबारा 2000 साल के बाद आएंगी। अफसोस, इनके निकलते वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था। दुनिया में कहीं भी इनसे अच्छे फलों वाला दरख्त नहीं। हैदल समझ गया कि इस वाकया से सब्ज परिंदे को बहुत दुख पहुंचा है। हैदल कहने लगा, सुनो, ये फलियां मैंने हासिल की हैं और अब मैं इनका मालिक हूं। हाँ, सिर्फ एक शर्त पर तुमको कुछ सुनहरी फलियां मिल सकती हैं। परिंदा चौकन्ना होकर बोला, वो क्या? हैदल बोला, बहुत तुम्हारा कॉल है कि तुमने ही मल्लिका को उनके बालों से महरूम किया है। अब अगर ये बता दो कि मल्लिका के बाल दोबारा किस तरह उगाएंगे तो एक सुनहरी फली तुमको मिल जाएगी। परिंदा गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यह बता दूं कि मल्लिका के बाल दोबारा किस तरह उगाएंगे? कभी नहीं। हैदल बोला, तो अच्छा यही बता दो कि बालों वाला दरख्त किस जगह है। परिंदा कुछ देर तो खामोश बैठा रहा है और निहायत तेजी से आसमान की तरफ उड़ेज गया और हैदल देखते के देखता रह गया। उसने जान लिया कि सब्ज परिंदे को सुनहरी फलियां की सख्त जरूरत है और वो जरूर वापस आएगा। हैदल का ख्याल दुरुस्त निकला। वो तमाम दिन किसी जजीरे को देखे अपनी कश्मी में रह। दूसरे दिन सुबह उसने दूर आसमान में काली लकीर देखी और शोरगुल आंख झपकते में वही सब्ज परिंदा उसकी कश्ती पर आ बैठा। हैदल ने सब्ज परिंदे को देखा लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। आखिर परिंदा खुद ही बोला, अगर कल वाली शर्त को नहीं भूले हो तो तुम्हें बालों वाले दरख्त का पता बता सकता हूं। हैदल ने थैली में से सुनहरी फली निकाली और कहने लगा, पहले उस दरख्त का पता बताओ, बाद में ये फली तुम्हें मिल जाएगी। परिंदा बोला, देखो, तुम्हारी नाक के बिल्कुल सीत में एक जीरा है, वहां वो पेड़ खड़ा है। तुमसे पहले बहुत से आदमी उस जगह पहुंचे लेकिन बहुत कम लोगों को वापस आना नसीब हुआ। हैदल ने सब्ज परिंदे को वो फली दे दी और कहने लगा, इसकी क्या वजह है? लोग वहां जाकर वापस क्यों नहीं आए? सब्ज परिंदा उससे फली लेकर कहने लगा, बालों वाले दरख्त का पता मैंने बता दिया है। अब इसकी वजह जाकर खुद मालूम कर लो कि लोग वहां से वापस क्यों नहीं आते। हैदल कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, अगर तुम मुझे वहां से सही सलामत वापस आने का रास्ता बता दो तो ये 6 सुनहरी फलियां वापसी के वक्त तुम्हें और मिल जाएंगी, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ डालूंगा। परिंदा हंसते हुए कहने लगा, तुम मुझको नहीं मार सकते,
चाहे कुछ भी कर लो। अगर तुम्हारे पास ये सुनहरी जरबल फलियां नहीं होती तो तुम्हारा अभी तक नामो निशान भी नहीं रहता। सिर्फ यही फलियां है जो मुझसे तुम्हारी हिफाजत कर रही हैं। खैर, इन सुनहरी फलियों को हासिल करने के लिए अब मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मुझे पक्का वादा करो कि वापसी के वक्त 6 फलियां मुझे जरूर दोगे। हैदल नौजवान ने 6 फलियां, तुमको अभी 6 फलियां सब्ज परिंदे को देनी है। तब तुम्हारे पास 2 जरबल फलियां रह जाएंगी। उनमें से एक मेरे पास है, लेकिन उस परिंदे को हरगिज अपनी फली न देना। अगर तुम्हारे पास कोई फली ही नहीं रही तो वो तुम्हें मार डालेगा। थोड़ी देर के बाद उनको सब्ज परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। आखिर वो उड़ता हुआ कश्ती पर आकर बैठ गया। सब्ज परिंदा निहायत गुस्से से उस नौजवान हैदल को देखते हुए बोला, खूब तो तुमने बालों वाले पेड़ के बीज हासिल कर लिए, लाओ मेरी फलियां मुझे दो। हैदल ने थैले में से 6 फलियां निकालकर उसे दे दी और कहने लगा, लीजिए ये रही। सब्ज परिंदे ने 6 फलियां अपने परों में छुपा ली, लेकिन वो अभी तक नहीं उड़ा। सब्ज परिंदा बोला, अब तुम्हारे पास एक फली और है, तुम उसका क्या करोगे? तुम जरबल फली खाते नहीं। है ने कहा, मैंने ये जरबल फली लोगों को दिखाने के लिए रख छोड़ी है। परिंदा बोला, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? ये भी मुझे ही दे दो। हैदल बोल, नहीं जनाब, ये तो नहीं हो सकता। परिंदा कहने लगा, मेरे 7 बच्चे हैं और तुमने मुझे सिर्फ 6 फलियां दी हैं। अगर एक फली और दे दोगे तो मेरा छोटा बच्चा भी खा लेगा। ये सुनकर हैदल के दिल में रहम आ गया। वो अपनी फली भी उसको देने लगा, लेकिन तराबिना ने उसको रोक दिया और सब्ज परिंदे से कहा, इस फली को मत मांगो, ये तुमको नहीं मिल सकती। तुम झूठ बोलते हो, मैं खूब जानती हूं कि तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं। तुम सिर्फ इस फलों को छीन लेने की कोशिश कर रहे हो। अब सब्ज परिंदे की कली खुल गई और वो एक खौफनाक चीख मारकर उड़ गया। उसके बाद हैदल और तराबिना ने उसको कभी नहीं देखा। पूरा 1 साल गुजर चुका था, लेकिन मल्लिका के सर पर अभी तक एक बाल भी नहीं उगा था। लोगों ने बालों वाले पेड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बादशाह के आदमियों ने दुनिया का कोना कोना छान मारा। बहुत से अजीब गरीब पौधे लाए गए, लेकिन किसी को भी बालों वाले पेड़ का पता न चल सका। मल्लिका महीनों बीमार पड़ी रही। आखिर उसने बादशाह को बुलावा भेजा और उससे कहा, अब मैं अपने आप को उम्र भर के लिए किसी कमरे में बंद कर लूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मुल्क की तमाम औरतों के बाल काट दिए जाएं, इसका हुक्म दे दो, ताकि वो भी मेरे जैसी गंजी हो जाए। बादशाह हैरान था कि क्या करे, लेकिन उसको मल्लिका से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तमाम मुल्क में बादशाह का ये हुक्म सुना दिया गया। तमाम औरतों के बाल काटे जाने का एक दिन मुकर्रर कर दिया गया और एक बड़े मैदान में उनका जमा होने का हुक्म मिला। बादशाह के नौकर अभी तक तरह तरह के पौधे ला रहे थे, लेकिन वो सब बेकार साबित हुए और बालों के काटे जाने की तारीख आ पहुंची। शहर में जगह जगह मातमी स्याह झंडे दिखाई देने लगे और हर औरत काले लिबास में नजर आने लगी। उस दिन सुबह सवेरे ही मैदान में औरतें जमा होनी शुरू हो गईं और तमाम मैदान भर गया तो बादशाह और मल्लिका तशरीफ लाए बादशाह के गुलाम ने तमाम औरतों की लिस्ट तैयार की और बाल काटने के लिए पहला नाम पुकारा। ये नाम एक बहुत खूबसूरत शहजादी का था, जिसका चेहरा गम के मारे मुरझा गया था और बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। शहजादी अपना नाम सुनकर उठी और मुंह छुपाकर रोने लगी। अब उसके बालों के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शाही नाई शहजादी के बाल काटने ही वाला था कि एक चीख सुनाई दी। ठहरो, सभी की नजरें आने वाले आदमी पर पड्डी हैदल भिड्डा को चीरता हुआ उस जगह के करीब पहुंचा और चीख कर बोला, ठहर जाओ, मैंने बालों वाले पेड़ के बीज हासिल कर लिए हैं। ये सुनते ही मल्लिका के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। बादशाह खुशी के मारे नाचने लगा और शहजादी में जिसके बाल काटे जाने वाले थे, भागकर हैदल के कदमों को चूम लिया। हैदर चिल्लाकर बोला, इन औरतों के बाल काटने से पहले सिर्फ आजमाइश कर लो, मैंने ये बीज बालों वाले दरख्त से तोड़े हैं। मल्लिका ज्यादा देर सब्र ना कर सकी, फौरन उठ खड़ी हुई और शहजादी को हटाकर कुर्सी पर बैठ गई। मल्लिका ने अपनी काली टोपी उतारकर जमीन पर फेंकते हुए कहा, इस मौके को हाथ से न जाने दो, थोड़े से बीज जल्दी से मेरे सिर पर डाल दो। हर तरफ खामोशी छा गई। हैदल ने उसी वक्त अपने थैले में से बीज निकालकर मल्लिका के गंजे सिर पर डाल दिए। बीज डालते ही पहले तो छोटे छोटे बाल निकले,
फिर ये बढ़ने लगे। मल्लिका अभी कुछ पूछ भी नहीं पाई थी कि बाल लंबे होकर उसके कंधों तक आ गए और बढ़ते बढ़ते पांव को छूने लगे। जब मल्लिका ने यह देखा तो खुशी के आंसू रोने लगी। बादशाह और सब लोगों ने खुशी के मारे चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। उस रात तमाम शहर में रोशनी की गई और बादशाह के महल में खूब नाच और गाना हुआ। दूसरे दिन बादशाह, मल्लिका और तमाम लोग हैदल और तराबिना की शादी में शरीफ हुए। उनके शादी के मौके पर बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक हैदल को आए सईद हजारा की थैली इनाम में दी। हैदल ने एक जरबल फली बादशाह को दी कि वो मुसीबत से बचने के लिए उसको अपने पास रखी और दूसरी फली को अपने पास एहतियात से रख लिया। शायद यही वजह थी कि उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी बसर हुई।